आज हम पढ़ेंगे चैप्टर 6 जिसका नाम है हीट एंड थर्मोडायनेमिक्स। इसके शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे पास दो तरह के शॉर्ट क्वेश्चंस हैं, सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस हैं और साथ कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। सबसे पहले देखते हैं कि कौन कौन से शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, यानी हमारे सिलेबस से एक्सक्लूडेड शॉर्ट क्वेश्चंस। तो सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस में 1, 2, 9, 10 एंड 11 ये शॉर्ट क्वेश्चन हमारे सिलेबस का हिस्सा नहीं है, और कंस्ट्रक्टेड रिस्पांस शॉर्ट क्वेश्चन में से 4 एंड 5। चलें आगाज़ करते हैं आज के लेक्चर का। सबसे पहले हम सिंपल शॉर्ट क्वेश्चंस को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, स्टेट साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स इन 2 डिफरेंट वेज। हमने साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की 2 स्टेटमेंट देनी है। तो 2 बड़े फेमस साइंटिस्ट थे, लॉर्ड केल्विन और क्लासिस। इन्होंने अलग अलग स्टेटमेंट दी थी साइकिल ऑफ थर्मोडायनेमिक्स की। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि लॉर्ड केल्विन ने क्या स्टेटमेंट दी थी। इट इज़ इम्पॉसिबल फॉर एनी डिवाइस दैट ऑपरेट्स ऑन अ साइकिल टू रिसीव हीट फ्राम अ सिंगल रेजरवायर एंड प्रोड्यूस अ नेट अमाउंट ऑफ वर्क। तो ये स्टेटमेंट कहती है कि कोई भी हीट इंजन, यहाँ पे डिवाइस से मुराद हीट इंजन है, वो एक सिंगल रेजरवायर के ऊपर ऑपरेट नहीं कर सकता। यानी उसके ऑपरेशन के लिए 2 रेजरवायर रिक्वायर्ड हैं, एक हॉट रेजरवायर होगी और दूसरी कोल्ड रेजरवायर। हॉट रेजरवायर से वो हीट लेगा और उसका कुछ हिस्सा कन्वर्ट कर देगा वर्क में, और बाकी हीट जो है वो कोल्ड रेजरवायर में एक्सपेल कर दी जाएगी। यानी कोई ऐसा हम हीट इंजन नहीं बना सकते जिसमें कोल्ड रेजरवायर ना हो। तो ये जो स्टेटमेंट है इसका मकसद ये था कि हीट इंजन प्रैक्टिकली कैसे काम कर सकता है। तो प्रैक्टिकली काम करने के लिए 2 रेजरवायर का होना लाजमी है, तो इस पर इसका जोर है। नेक्स्ट दूसरी स्टेटमेंट देखते हैं, क्लॉज स्टेटमेंट। इट इज़ इम्पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट अ डिवाइस दैट ऑपरेट्स इन अ साइकिल एंड प्रोड्यूसेस नो इफेक्ट other than the transfer of heat from a lower temperature body to a higher temperature body। तो ये स्टेटमेंट बताती है कि हम कोई ऐसा रेफ्रिजरेटर नहीं बना सकते। यहाँ पे जो डिवाइस है इससे मुराद रेफ्रिजरेटर है, जो क्या करे, कोल्ड रेजरवायर से हीट को ऑब्जॉर्ब करे और हॉट रेजरवायर में हीट को एक्सपेल करे। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बाहर से वर्क देना पड़ेगा। यानी बाहर से वर्क दिए बगैर हम कोई रेफ्रिजरेटर ऑपरेट नहीं कर सकते। हमारे घरों में भी जो रेफ्रिजरेटर होता है हम उसको इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करते हैं। दरअसल ये इलेक्ट्रिसिटी जो है ये हमारे रेफ्रिजरेटर को चला रही होती है। हमारे रेफ्रिजरेटर में एक पार्ट होता है कंप्रेसर, तो कंप्रेसर के ऊपर वर्क रिक्वायर्ड है, वरना कंप्रेसर काम नहीं करेगा। कंप्रेसर हीट को ऑब्जॉर्ब नहीं करेगा अगर हम उसे इलेक्ट्रिसिटी ना दें। तो हम इलेक्ट्रिसिटी दे के दरअसल उसके ऊपर एक तरह का वर्क कर रहे होते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं। 4, इज़ इट पॉसिबल टू कंस्ट्रक्ट हीट इंजन विद 100% एफिशिएंसी। हमारे जो हीट इंजन होते हैं, बाइक का इंजन देखें तो ये 35 से 40% मैक्सिमम एफिशिएंसी रखता है। गाड़ी की बात करें तो ये 20 से लेकर 25% तक एफिशिएंसी रखता है। और अगर ट्रकों के डीजल इंजन की बात करें तो इनकी एफिशिएंसी 35% होती है। तो कोई भी ऐसा इंजन नहीं है हमारे पास जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो इसकी रीज़न क्या है, और क्या कोई ऐसा इंजन बना सकते हैं जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। तो आंसर है नो, इट इज़ नॉट पॉसिबल। हम ऐसा कोई इंजन नहीं बना सकते जिसकी एफिशिएंसी 100% हो। और क्यों नहीं बना सकते, अकॉर्डिंग टू कार्नोस प्रिंसिपल इट इज़ नॉट possible to construct heat engine with 100% efficiency because cold reservoir cannot be at 0 Kelvin। तो ये कार्नो, साडी कार्नो इसका फुल नेम था। तो इसने एक प्रिंसिपल दिया था और उसके ऊपर इसने एक इंजन हाइपोथेटिकली डिज़ाइन किया था, यानी वो ख्याली था, थ्योरेटिकल था, और इसको कार्नो इंजन कहते हैं। तो उसके कार्नो इंजन में एफिशिएंसी का फार्मूला हमें बताता है कि अगर हमने 100% एफिशिएंसी हासिल करनी है तो कोल्ड रेजरवायर को 0 केल्विन पे होना चाहिए। 0 केल्विन आपको पता है कि अचीवेबल नहीं है, तो कभी भी हम 0 केल्विन को अचीव नहीं कर सकते।
तो इसीलिए फिर कभी भी इंजन की एफिशिएंसी 100% नहीं हो सकती अकॉर्डिंग टू कार्नो। और इसी तरह लॉर्ड कैल्विन की भी स्टेटमेंट है, वो भी हमें यही बताती है कि 100% एफिशिएंसी नॉट पॉसिबल। अकॉर्डिंग टू लॉर्ड कैल्विन स्टेटमेंट, एफिशिएंसी कैन नॉट बी 100% बिकॉज फॉर वर्किंग ऑफ अ इंजन सम हीट मस्ट बी एक्सपेल्ड इन एनवायरनमेंट। तो लॉर्ड कैल्विन ने कहा था कि दो रेजरवायर होना चाहिए, एक हॉट रेजरवायर होगी और दूसरी कोल्ड रेजरवायर। हॉट रेजरवायर से एनर्जी ऑब्जॉर्ब की जाएगी और कोल्ड में एक्सपेल की जाएगी। जब हम हीट को एक्सपेल कर रहे हैं कोल्ड में, तो दरअसल हम हीट का एक बहुत बड़ा हिस्सा ज़ाया कर रहे हैं। तो इसलिए 100% एफिशिएंसी पॉसिबल नहीं है। 100% एफिशिएंसी का मतलब है कि जितनी हीट हम हॉट रेजरवायर से लें वो सारी की सारी कन्वर्ट कर दी जाए वर्क में, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रिवर्सिबल एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो दो तरह के प्रोसेस होते हैं, रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो इनमें फ़र्क क्या है? A reversible process is a process in which the system and environment can be restored to exactly the same initial states that they were in before the process occurred। तो अगर कोई सिस्टम या कोई प्रोसेस ऐसा है कि जिसको हम दोबारा इनिशियल स्टेट पे ला सकते हैं, तो हम कहते हैं कि ये क्या है? रिवर्सिबल है। If we go backward along the path of the process, a reversible process is truly an ideal process that rarely happens in the nature। लेकिन ये प्रोसेस कभी भी नेचर में अकर नहीं होता। तो जितने भी नेचुरल प्रोसेस होते हैं वो रिवर्सिबल नहीं होते। वो क्या होते हैं? वो इरिवर्सिबल होते हैं, जिनकी बात आगे हम करने लगे हैं। An irreversible process is that in which the system and its environment cannot be restored to the original states at the same time। यानी ये ऐसा प्रोसेस है जिसको हम वापस इनिशियल स्टेट पे नहीं ला सकते। बिकॉज दिस प्रोसेस हैपन्स इन नेचर ऑल टाइम्स, सो इट इज़ आल्सो कॉल्ड नेचुरल प्रोसेस। तो नेचर में जितने भी प्रोसेस होते हैं ये इरिवर्सिबल प्रोसेस होते हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा जाता है? नेचुरल प्रोसेस भी कहा जाता है। Next question number 6. Why an adiabat is steeper than isotherm? एडियाबैटिक प्रोसेस वो प्रोसेस होता है जिसमें हीट बाहर से एक्सचेंज नहीं होती, यानी सिस्टम के अंदर ना तो हीट इंटर होती है और ना ही सिस्टम की हीट बाहर आती है। और आइसोथर्मल प्रोसेस वो होता है जिसमें टेम्परेचर सेम रहता है, यानी इसमें हम सिस्टम को हीट देते भी हैं और सिस्टम से हीट बाहर एक्सपेल भी करते हैं। तो अगर हम इनके पीवी डायग्राम्स बनाएं, पी मतलब प्रेशर और वी मतलब वॉल्यूम, यानी प्रेशर और वॉल्यूम का डायग्राम बनाएं, यानी एक ग्राफ होता है जिससे हम इन प्रोसेस को स्टडी करते हैं। तो जो ग्राफ हमारे पास एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए बनता है उसको कहते हैं एडियाबैट। और जो ग्राफ हमारे लिए या जो लाइन हमारे लिए आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए बनती है डैट इज़ कॉल्ड आइसोथर्म। तो ये अगर आप इन दोनों को कंपैरिजन करके ऑब्ज़र्व करें, यानी एट अ टाइम हम दोनों को ड्रा करें, तो हम देखेंगे कि एडियाबैट की जो स्लोप है और जो आइसोथर्म की स्लोप है वो एक दूसरे से डिफरेंट है। यानी एडियाबैट जो ग्राफ होता है या लाइन होती है ये स्टीपर होती है एज़ कंपेयर टू आइसोथर्म। तो इसकी रीज़न क्या है? इसकी रीज़न यही है, द एडियाबैटिक PV curve is steeper because for the same change in volume pressure drops more rapidly since there is no heat exchange to increase it। यानी जो एडियाबैट है उसमें बाहर से हीट इंटर नहीं होती, इसलिए एडियाबैटिक प्रोसेस में क्या होता है? प्रेशर ज़्यादा तेज़ी से ज़्यादा रैपिडली कम होता है, डिक्रीज़ होता है। तो इसलिए इसकी जो हमें कर्व मिलेगी वो हमेशा क्या होगी? स्टीपर होगी एज़ कंपेयर टू आइसोथर्म। आइसोथर्म में प्रेशर इतनी जल्दी चेंज नहीं होता क्योंकि हम बाहर से हीट इंटर कर रहे होते हैं, और जो हीट इंटर करते हैं वो प्रेशर को इंक्रीज़ करने में भी इस्तेमाल होती है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 8। एक्सप्लेन हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी। यानी हीट डेथ क्या होती है कि तमाम यूनिवर्स का टेम्परेचर एक जैसा हो जाएगा और हमारे लिए कोई
हीट का सोर्स बाकी नहीं रह जाएगा जिससे हम हीट लेके उसको वर्क में कन्वर्ट कर सकें। तो इसको कहा जाता है हीट डेथ ऑफ यूनिवर्स। हमने इसको बताना है इन टर्म्स ऑफ इंट्रोपी। तो इंट्रोपी क्या होती है? डिसऑर्डरनेस इन सिस्टम इज कॉल्ड इंट्रोपी। हमारा सिस्टम अगर ऑर्डरनेस से डिसऑर्डरनेस में चला जाएगा, यानी उसमें ऑर्डर तरतीब जो है वो ख़त्म हो जाएगी या कम हो जाएगी, तो हम कहते हैं कि हमारे सिस्टम की इंट्रोपी इंक्रीज़ हो गई है। तो ये चीज़ होती है इंट्रोपी। The universe must suffer a heat death as its entropy continuously increasing toward a maximum value, and its all parts will come into thermal equilibrium and no heat will be available to convert into work। हमारे इन्वायरमेंट में हम देखें तो बहुत सारे प्रोसेस ऐसे हो रहे हैं जो इन्वायरमेंट के अंदर हीट इंटर करते जा रहे हैं। तो ऐसा करने से क्या होगा? यूनिवर्स में जो यूज़फुल हीट के सोर्सेज हैं वो कम होते जाएंगे और इन्वायरमेंट के अंदर हीट ज़्यादा होती जाएगी, और अल्टीमेटली एक दिन ऐसा आएगा कि तमाम यूनिवर्स में थर्मल एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा, यानी हर जगह पे टेम्परेचर सेम हो जाएगा। अब अगर टेम्परेचर डिफरेंस होता है तो तब हमारे इंजन काम करते हैं या तब हम हीट को वर्क में कन्वर्ट कर सकते हैं। अगर पूरी यूनिवर्स का टेम्परेचर एक जैसा होगा, टेम्परेचर डिफरेंस नहीं रहेगा, तो हीट को वर्क में कन्वर्ट नहीं किया जा सकेगा। तो इसी को कहते हैं हम, ये क्या है? हीट डेथ है। और ये ऐसा इसलिए हो रहा है कि जूँ जूँ हम इन्वायरमेंट के अंदर हीट इंटर कर रहे हैं, दरअसल हम इंट्रोपी को इंक्रीज़ कर रहे हैं। तो इंट्रोपी इंक्रीज़ होने से क्या होगा? थर्मल एक्विलिब्रियम इस्टेब्लिश हो जाएगा और यूज़फुल वर्क के लिए कोई हीट डिफरेंस हमारे पास बाकी नहीं बचेगा।